हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो जैसा कि आप लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, उपिंदर सिंह में मैंने चैप्टर 8 शुरू किया है जो कि मौर्योत्तर काल है। चैप्टर 7 आपका मौर्य काल था, चैप्टर 8 आपका मौर्योत्तर काल है। और चैप्टर 8 काफ़ी बड़ा है। वैसे तो उपिंदर सिंह के सारे चैप्टर्स ही बड़े बड़े हैं, तो चैप्टर 8 थोड़ा सा और बड़ा है, तो इसको कई सेशन में मैं कवर कर रही हूँ। तो आज उसमें तीसरा सेशन है आपका मौर्योत्तर काल का। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस वालों के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो जीएस वालों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ये समझ लो कि इसमें इतने सारे आपको स्पेसेस देखने को मिलेंगे, यानी साइट्स। स्पेस नहीं, आप क्या कहिए इसको, साइट कहिए, सॉरी। तो बहुत सारी साइट्स यानी स्थल, पुरातात्विक स्थल आपको नए नए पता चलेंगे, जहां से अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन करता है। नए साइट्स पूछ दिए जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ साइट्स हैं जिनको आम किताबों में जिनकी चर्चा आपको नहीं मिलती है। आम किताबों में इसकी चर्चा नहीं मिलेगी, ये आपको उपिंदर सिंह की किताब में ही मिलेगी। तो उपिंदर सिंह की तरह एक दो और राइटर हैं, बट सभी किताबें इन सभी साइट्स की चर्चा नहीं करती। तो बहुत ध्यान से आप लीजिएगा इस क्लास को, और बहुत सारे ये जो भी पुरातात्विक साइट्स में बताती जाऊंगी उसको आप नोट करते चले जाना। सिर्फ साइट्स नोट करना, वहां से क्या मिला है, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी जो ऑप्शनल वाले हैं, ये तो जीएस वालों के लिए मैंने कहा कि सिर्फ साइट्स इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल वालों को ये पूछा जा सकता है कि उस समय बहुत सारे नगरों का अभ्युदय हुआ था। मौर्योत्तर काल व्यापार वाणिज्य का काल रहा है, व्यापारिक समृद्धि का, गांव की समृद्धि का, ये एक समृद्धि का काल ही कहा जाता है। इस समय विदेशियों का आक्रमण हुआ, आपने 2 सेशन में विदेशियों को पढ़ा कल तक। ले इसके अलावा आप देखोगे तो मौर्योत्तर काल में इतना ज्यादा व्यापारिक प्रगति होती है। सिल्क रूट को इसी समय सिल्क रूट से व्यापार होता है। और दक्षिण में भी इसी तरह, दक्षिण में भी कई पतन देखने को मिलते हैं इस समय, यानी पोर्ट। और ये ओवरऑल समृद्धि का काल कहा जाता है, ओवरऑल। अभी जैसे इसका नेक्स्ट मैं जो सेशन लूंगी उसमें शिल्प का ले आप लोग को पढ़ाऊंगी कि शिल्प व्यापार कैसा था। उसके नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको उस समय जो कला था उसके बारे में बताऊंगी, कला के बारे में बताऊंगी मैं। तो ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये अनअकैडमी, कब आ रहे हैं आप अनअकैडमी पर? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी तैयारी को कंप्लीट कर देगा। तो इसमें डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट, क्विजेस, बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता है पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ। और अनलिमिटेड एक्सेस में कई बार बता चुकी हूँ आपको अनलिमिटेड एक्सेस क्या होता है। यानी आप मेरे कोड के साथ आते हो, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सबको आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। यहीं पर कोर्स सेलेक्ट करना है और यहीं पर आपको पूरा सेशन मिलेगा। तो टॉप के एडुकेटर्स, 100+ टॉप के एडुकेटर्स, इनकी कई सारे बैचेज और बहुत सारे कोर्सेज, 15,519 से ज़्यादा, मतलब लगभग 16,000 अभी कोर्सेज हो चुकी हैं। आपको इतनी कोर्सेज यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो इतने कोर्सेज आपको मैं हम क्या करेंगे इतने कोर्सेज पढ़ के, ये आपके लिए विकल्प है। आपको उसमें से कोई भी कोर्स अच्छा लग सकता है। तो आप यहाँ पर आप आइए, मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको कौन सा बैच लेना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शन है आने का। प्लस लेते हैं आप तो 44,550 रुपये में 12 मंथ्स का, और 64,800 में आपका 24 मंथ्स का है मेरे इस कोड के साथ। तो ये प्लस है जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास से, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे। पर आप आइकॉनिक लेते हो अगर, तो आइकॉनिक लेते हो तो आपको एक पर्सनल कोच मिल जाएगा, और साथ में अनअकैडमी का एक एडिशनल ऐप डाउनलोड करोगे जहाँ पर वहाँ की विशेषज्ञ टीम आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस वगैरह कराएगी।
तो 57,600 में आपका 12 मंथ्स और 89,100 में आपका 24 मंथ्स का है मेरे इस कोड के साथ। तो आप मेरे इस कोड के साथ आते हैं तो आप कोच मैं हो सकती हूँ। तो ये सभी ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये सभी ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स आप लेने के लिए जो हमारा प्लान है, तो ये है हमारा प्लान। 1 महीने से लेकर 3 साल तक का ये प्लान है और इसमें आप कम से कम ये दोनों प्लान चूज करना, जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो मेरा ये कोड है रिंकू लाइव। रिंकू लाइव के साथ आते हो तो इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, रिंकू सिंह हिस्ट्री, और @ बिना स्पेस का डालना आप, रिंकू सिंह हिस्ट्री, रिंकू लाइव मेरा कोड है। तो बात करते हैं उस समय गांव और शहर कैसे थे। मौर्योत्तर काल में गांव और शहरों की स्थिति कैसी थी। तो जातक कथाएं, जिसे हमें आम लोगों के बारे में पता चलता है, तो जातक कथाओं में कई ऐसे गांवों की चर्चा है जिसमें 30 से लेकर 1000 कुलों तक का निवास था। कुल अलग अलग परिवार, अलग अलग कुल, तो आपका भी कुल होगा ना एक। तो इसमें 30 से 1000 तक, 1000 कुल का मतलब निवास होता था इसमें। और इसमें आप ये समझ लो कि अलग अलग जो कारीगर थे, जो काम करने वाले, जैसे नलकार सरकंडे का काम करने वाले, लोनकार नमक बनाने वाले, ऐसे व्यवसायिक समुदायों का अपना स्वतंत्र गांव हुआ करता था। बढ़ई का अपना गांव है, बढ़इयों का अपना, लोहारों का अपना गांव है। ऐसे अलग अलग जो है व्यवसायिक स्वतंत्र गांव भी हुआ करते थे उस समय। तो एक और क्लास में मैंने ऐसे कई सारे व्यवसायों का, उनके गांव का की चर्चा की थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब मैं करा रही थी। अभी भी जैसे इसको नोट करके रखना कि नलकार कौन कहा गया, तो ऑप्शन रहेगा नल बनाने वाला। तो आप ये मत कहना कि हाँ नल बनाने वाला। नलकार यानी सरकंडे का, सरकंडा एक तरह की लकड़ी होती है हल्की, तो इसका काम करें। लोनकार यानी नमक, लोन देने वाला नहीं, नमक बनाने वाला, तो ये भी नोट कर लीजिए। इसी तरह से कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मतलब कई, या मखेटकों का गांव, मछुआरों का गांव, इनका गांव हुआ करता था। और ये गांव की स्थिति शहरों के बिल्कुल निकट होता था, नगर के बिल्कुल आसपास ये सब बसते थे। तमिलकम क्षेत्र में तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में जो है ग्रामीण जीवन के विषय में हमें, मतलब वही तमिलकम, जहाँ पे जैसे तमिल वाला जो क्षेत्र है उसको तमिलकम कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी सूचना भी हमें सूचनाएं मिलती है। जैसे वरीचयूर नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में 100 कलाम चावल के दान की चर्चा मिलती है हमें। इसी तरह अलगर मलई से जो अभिलेख हमें मिला है उसमें हमें कोलू व निकन हलों के व्यापारी के समुदायों का उल्लेख मिलता है। ये भी नोट करके रखना। तो यहाँ से हल का जो व्यापार करते थे उनके बारे में पता चलता है। तो लकड़ी के हल बने होते थे, उस पर लोहे का फाल बना होता था, उसको ही कोलू कहते थे। सुना है ना, कोलू का बैल, तो उसको कोलू कहते थे, कोलू का। तो इसको जैसे पूरे समुदाय को कोलू व निकन कहा गया। इसी तरह मुदलई कुलम से अभिलेख जो हमें मिला है, इसमें जो है पूरा जो है सामान्य संवत पूर्व का है ये। और वैम्पिल गांव के उर समय के द्वारा एक जलाशय के निर्माण का वर्णन मिलता है हमें। महादेवन जो कि इतिहासकार है, वो कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रामीण सभा, स्थानीय तथा स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी तमिल क्षेत्र में चोल आएंगे और उनकी स्थानीय स्वशासन के लिए वो जाने जाते हैं। पर ये जो वैम्पिल गांव से एक जो अभिलेख हमें मिला है मुदलकुलई कुलम से, वैम्पिल गांव के बारे में, तो मुदलकुलई जो अभिलेख है, एक तरह से ये स्वायत्त प्रशासन के लिए ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। तो इस समय गांव के लोग भी समृद्ध थे, कृषि की स्थिति अच्छी थी, छोटे छोटे लघु उद्योगों की स्थिति अच्छी थी।
आप ये कह सकते हैं कि 200 BC से लेकर 300 AD तक, यानी 200 शताब्दी पूर्व से लेकर 300वीं शताब्दी का जो काल है वो भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीय समृद्धि का काल कहा जाता है। नगरीय समृद्धि का काल कहा जाता है ये। तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है, नोट करके रखिएगा। आपके ऑप्शनल में वैकल्पिक विषय में, हिस्ट्री वैकल्पिक विषय में यहां से प्रश्न आ चुका है कि क्यों कहते हैं इसको नगरीय समृद्धि का काल, क्यों कहते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को आपको कल पढ़ाऊंगी शिल्प और वाणिज्य जब पढ़ाऊंगी, तो उसी को आपको डालना है, इसमें उसी को डालना है। कई तरह के नगरों का उदय हुआ, जैसे आज कुछ नगर पढ़ोगे वो नगर मेंशन कर दोगे ऐसे क्वेश्चन में, और फिर जो उस समय शिल्प और व्यापार की जो प्रगति होती है उसको डाल दोगे। तो यहां से एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया है कि 200 BC से लेकर 300वीं शताब्दी में व्यापार वाणिज्य की बहुत बढ़ोतरी होती है, व्यापार वाणिज्य की बहुत बढ़ोतरी होती है, नगरीय समृद्धि का काल कहा जाता है ये देखिए संघोल, ये जो कि पंजाब में है, ये संघोल लुधियाना जिला पंजाब में है जो संघोल है, यहाँ से वानस्पतिक अवशेष मिले हैं उस समय के। मतलब आप ये समझ लो अनाज में चावल जौ गेहूं ज्वार, दाल में जो है आपका मतलब बहुत सारी चीज दालों में मिला है, और तिलहन मिला है, रेशेदार पौधे, मसाले मिले हैं, फल, रंजक पौधे भी मिले हैं रंगने वाले, जैसे हीना, जंगली पौधे में कई तरह के। तो यहाँ पर सारस्वत और पोखरिया, ये लोग मिलकर इन लोगों ने यहाँ पर खुदाई की थी, और ये मौर्योत्तर काल का ही ये या मतलब स्थान है, मतलब लगभग 100 से 300 शताब्दी, 100 से 300 कुषाण काल के पुरातात्विक स्तर के में मिला है ये। तो मतलब पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक के बीच का। तो संघोल पंजाब जहाँ से वानस्पतिक अवशेष मिले हैं वो याद रखिएगा। मैं ये PDF शेयर कर दूंगी आपको, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना कौन कौन से दाल को, बस आप ये समझ लेना यहाँ से अनाज, दलहन, तिलहन, फल, रेशेदार पौधे जैसे कपास मिला है, यहाँ से रंजक पौधे मिला है। अब बात करते हैं कुछ नगरों की। तो अलग अलग चलते हैं, सबसे पहले उत्तर पश्चिम का देखेंगे, फिर गंगा घाटी का देखेंगे, फिर दक्कन का देखेंगे, फिर सुदूर दक्षिण का देखेंगे। तो उत्तर पश्चिम के नगर, उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं ना आप, ये जो भारत, तो आपका ये उत्तर पश्चिम होगा ना, ये उत्तर पश्चिम होगा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये वो प्रदेश है जो अब पाकिस्तान में चला गया, और हमारे पास जो ये बचता है वो आपका बचता है पंजाब वाला वो प्रदेश जो बॉर्डर है। तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम के कुछ नगर को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पुष्कलावती। तो आपसे ऑप्शनल वालों को पूछा जा सकता है, जो 50 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा। आपसे GS वालों से भी पूछा जा सकता है कि पुष्कलावती, वर्तमान पुष्कलावती कहाँ पर है। पुष्कलावती, या जैसे इस बार द्वार समुद्र आया था, आपको बताना था द्वार समुद्र कहाँ पर है। तो इसी तरह से आप पुष्कलावती आपको पूछा जा सकता है। तो पुष्कलावती अभी वर्तमान 4 सदा पाकिस्तान, 4 सदा पुरातात्विक टीले से इसको चिन्हित किया गया है। ये 4 वर्ग मील में ये फैला हुआ है, और इसमें जो है ग्रीको रोमन जो वृत्तांत हमें मिलते हैं, यूनानी और रोमन जो वृत्तांत हमें मिलते हैं, उसमें इसका नाम प्यूस्लावटिस और प्रोक्लेस कहा गया है। तो पुष्कलावती वर्तमान पाकिस्तान का जो 4 सदा क्षेत्र है, वहां से जो पुरातात्विक टीला मिला है, हम लोग वहां से पुष्कलावती की पहचान की गई है। जो ग्रीक राइटर है, वो इस शहर में फिलिप को एक मैसेडोनियाई सेना को कैंप कराना पड़ा था। क्यों कराना पड़ा था? क्योंकि इस शहर ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, वो चर्चा करता है। तो
इंडो ग्रीक शासनकाल, यहाँ पर इंडो ग्रीक शासन रहा है। यहाँ इस स्थान का काफी महत्व था पुष्कलावती का। और कुषाणों के टाइम पर पुरुषपुर को, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी, तो फिर ये धीरे 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 इस स्थान का महत्व कम हो गया था। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, तो चार मतलब यहाँ से जो है आप ये समझ लो कि ये टीला जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सभ्यता के दायरे में था। और यहाँ पर धीरे धीरे नगरीकरण होने लगा था। नगरीकरण होने लगा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जिस तरह से आप ये देखते हैं कि जिस तरह से उस समय ये आपके बहुत सारे किलों का, जिस तरह से बहुत सारे किलों का निर्माण होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी किलेबंदी की जाने लगी थी। यहाँ पर भी किलेबंदी की जाने लगी थी। मतलब इसे टॉप पिक्चर जब हम लेते हैं, यानी आकाशीय चित्र टॉप व्यू से जब हम देखते हैं, तो इसकी योजना आयताकार थी। चारसदा जो नगर था, पुष्कलावती नगर, इसकी योजना आयताकार थी। इसमें समानांतर सड़कें बनी हुई थी और जल निकासी की भी व्यवस्था थी। एकदम योजनाबद्ध तरीके से जल निकासी की भी व्यवस्था थी। और इसमें जो है पूरा का पूरा प्रत्येक गलियों के साथ नालियां आप यहाँ पर देख सकते हो। जो जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और प्रत्येक गली में नाली बने हुए थे, जो कि मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। तो इस पर जो है मतलब इस स्थान से जो हमें प्रारंभिक संरचनाएं मिलती हैं, उसको हम डाइपर मेसनरी कहते हैं। डाइपर मेसनरी तकनीक। तो अब ये डाइपर मेसनरी तकनीक क्या था? तो इस तकनीक के अंतर्गत पत्थरों से बनाई जाने वाली स्थापत्य, जिसमें पत्थर के बड़े ब्लॉक, पत्थर के बड़े समूहों को, मतलब बड़े बड़े पत्थर के समूहों को पत्थर की पतली पट्टिकाएं से इसको विभाजित किया जाता था। मान लो जैसे ये एक बड़ा पत्थर है, ये एक बड़ा पत्थर है। जैसे यहाँ पर एक गैप जो देख रहे हो, ये गैप मान लो आप, ये गैप मान लो, ये एक बड़ा पत्थर है और ये एक बड़ा पत्थर है। तो उसमें ये पतली ये पट्टिका, ये एक पट्टिका लगा दी गई है। तो इस तकनीक के तहत इसका निर्माण हुआ है। कुषाण काल तक आते आते मिट्टी और ईंटों के गारे का इस्तेमाल होने लग गया था। मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल होने लग गया था। तो इस तरह से फिर ये मतलब ये तरीका खत्म हो गया था। यहाँ पर आग तापने के लिए भी संरचना बनी हुई है कक्ष के भीतर। जैसे आप लोग आधुनिक, जैसे हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे आप लोग, तो वहां पर हर घर में या पहाड़ में आप जाओगे तो हर घर में आग तापने की जगह बनी रहती है। तो ये जो आग तापने की जो जगह बनी रहती है वो इसीलिए बनी रहती है कि वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, तो वहां पर घरों में जैसे ऐसे आपने देखा होगा कि दीवार के नीचे ऐसे एक जगह बनी रहती है, जिसमें अगर आप आग डाल के जलाते हो तो वो आग जो है वो उसका धुआं बाहर की तरफ निकलता है और आप वहां पर बैठ के आग ताप सकते हो। तो इस तरह से यहाँ के घरों में ये सब मिला है, चारसदा से मिला है। एक वहां पर ऐसा घर मिला है जिसके आंगन के 3 तरफ कक्ष बने हुए हैं। 3 तरफ कक्ष मिले, चौथे तरफ नहीं है। मतलब जैसे ये आंगन है मान लो, तो ये आंगन है, तो यहाँ पर इस आंगन में इधर कक्ष बना है, इधर कक्ष बना है, इधर बना है, इधर नहीं बना। यहाँ पर एक स्मृति अवशेष मंजूषा भी मिला है। उस पर हरदखा नाम खुदा हुआ है। तो ये मतलब ऐसा कोई ऐतिहासिक नाम ये है नहीं। इससे यही लगता है कि उस समय जो है जो इस घर का स्वामी होगा उसका नाम होगा ये। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि काफी सुनियोजित तरीके से निर्माण हुआ है। और आंगन में ही एक स्नानागार भी बना हुआ था। आंगन में ही एक स्नानागार, और इसकी जल निकासी सटे हुए गली के पत्थर की नाली के माध्यम से होती थी। आंगन के भीतर बाथरूम बना है, स्नानागार बना है,
और इसकी जल निकासी कहाँ से बना है? तो ये स्नानागार मतलब बिल्कुल हौद की तरह, और उसकी जल निकासी बाहर गली से उसको जोड़ दी गई थी। तो इस घर का कई बार रेनोवेशन हुआ है, देख के ऐसा लगता है। लास्ट में जो रेनोवेशन हुआ है उसमें बुद्ध की एक प्रतिमा, जैसे आप अपने घर में कई कलर का पेंट चढ़ा देते हो या रह रह के उसमें अलग डिजाइन्स बना देते हो, तो इसमें बुद्ध की एक प्रतिमा इसमें स्थापित की गई थी। इसी तरह से एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए नगर का निर्माण हुआ। वो निर्माण है सिरकप, जो तक्षशिला है, तक्षशिला के पास में है ये। और ये भीर का जो पुरातात्विक टीला है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है, पाकिस्तान। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। तो ये सिरकप का ये देखो, ये पूरा टॉप व्यू है। ये सिरकप का ये पूरा जो है ये संरचना है, ये डिजाइन है। ये एक यहाँ पर एक मंदिर, गज पृष्ठाकार इसको कहते हैं। जैसे गज का, जैसे हाथी का ऐसा पृष्ठ होता है ना, तो ऐसी बनी हुई किसी भी चीज को हम गज पृष्ठाकार कहते हैं। जैसे चैत्य है, चैत्य जो बने हुए हैं कारले का, भाजा का, तो इसी तरह से तो ये गज पृष्ठाकार तरीके से यहाँ पर ये एक मंदिर भी मिला है। और ये जो आप देख रहे हो ये मतलब ये पत्थर की पहली शताब्दी मध्यकाल के बीच प्रस्तरीय सजाकारी है। ये पत्थर में किस तरह से ये पत्थर को ऐसे बनाया गया है, जो मैं आपको पट्टी बोल रही थी ना, देखो बड़े बड़े पत्थर को कैसे पट्टी बनाया गया है, देख पा रहे हो आप यहाँ पर। ये देखो बड़े बड़े ये पत्थर हैं और बीच में एक पट्टिका बनी हुई है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो इस तरह से दीवारें बनी हुई हैं, आप देखोगे तो दीवारें इस तरह से बनी हुई हैं। तो ये जो है ये हम लोग बात कर रहे हैं सिरकप की। आपने देखा कि चारसदा में भी इसी तरह से जो दीवारें बनी थी, सिरकप में भी ऐसी बनाई गई है। और पूरे नगर की योजना शतरंज के बिसात के आधार पर बनाई गई है। स्थापत्य की दृष्टि से इसे ग्रिड संरचना कहते हैं ना, ग्रिड संरचना कहते हैं इसके। जैसे सिंधु घटी सभ्यता में भी जो सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी, तो ये ग्रिड पैटर्न कहलाता है। जैसे इसको ये जो ऐसे चलता है, तो इस तरह से पूरे नगर को बसाया गया है। और इसके 7 स्तर मिले हैं, 7 स्तर। तो इंडो ग्रीक काल से लेकर शक पर्थियाई काल तक ये पूरा का पूरा विस्तृत है। यहाँ पर ज्यादातर विदेशियों ने ही शासन किया है। तो सिरकप नगर की जो मुख्य सड़क थी वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, 2 हिस्सों में। और काफी संख्याओं में मकान बने हुए थे। बीच बीच में छोटे छोटे स्तूप भी बने थे। और 2 धार्मिक स्थल की संरचना को चिन्हित कर लिया गया है इसमें। तो पूरा रबल मिशनरी तकनीक से जो घर बने थे उनकी दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाया गया था। तो कुषाणों ने तक्षशिला में एक नए नगर की स्थापना की पहली शताब्दी में, जिसे हम कहते हैं सिरसुख के नाम से जानते हैं। तो पहली शताब्दी में कुषाणों ने एक नए नगर की स्थापना की थी, तक्षशिला में ही। अभी इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। तो ये भी मतलब बिल्कुल ये भी पत्थर की सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी, उसके बीच में जो है साइडल बुर्ज बने हुए थे। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? पुष्कलावती, सिरकप, सिरसुख। और ये तीनों, पुष्कलावती को आधुनिक चारसदा से मिलाया जाता है। और सिरकप में वो टीला ही है, अभी उसका कोई नया नाम, सिरकप में ही वो टीला मिला है तो सिरकप के नाम से जानते हैं। और कुषाणों ने तक्षशिला में एक सिरसुख नाम का भी एक नगर बनाया था। उत्तर पश्चिम के कुछ अन्य नगर की बात करूं तो एक आता है शाकल। तो जो परसों की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शाकल, तो ये शाकर मिनांडर की राजधानी थी। जो इंडो ग्रीक शासक था, हिंदी यूनानी शासक मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से आप जानते हो, तो ये शाकल उसकी राजधानी थी। ये शाकल आधुनिक सियालकोट है, पंजाब के मैदानी भागों में है ये।
तो ये भी सियालकोट भी जो है, ये मतलब वही वो वाला पंजाब, वो ये मतलब अब भारत में नहीं है। तो ये प्रमुख वाणिज्यिक मार्गों के रास्ते में पड़ता था, मतलब एक अच्छा इसका इम्पोर्टेंस था। और इसी तरह से जो ग्रीक इतिहासकार है, एक पटाला नामक बंदरगाह की चर्चा करते हैं। तो पटाला क्या था? पटाला एक बंदरगाह था, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। मोटे तौर पर इसे वहमनाबाद से चिन्हित किया गया है, जो अभी का बहमनाबाद है पाकिस्तान में, उससे। तो पटाला। अब बात करते हैं सिंधु गंगा का जो मतलब विभाजन रेखा और ऊपरी गंगा नदी घाटी में जो नगर पाए गए, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो 200 बीसी से लेकर 300वीं शताब्दी के हैं। इसमें एक तो सुनेत है, इसको भी नोट करना, सुनेत। तो इसको सुनेत्र, प्राचीन काल में इसको सुनेत्र करते थे। लुधियाना जिला पंजाब में है। और ये जो है, इस स्थान से हमें उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल से लेकर इस काल तक लगातार सभ्यता का प्रमाण मिलता है। यानी परवर्ती हड़प्पा काल में भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद से 300वीं शताब्दी तक लगातार यहाँ पर लोग बसे रहे। तो सुनेत्र कहाँ पर है? लुधियाना जिला पंजाब, जहाँ संघोल भी है, वहीं पर सुनेत है, एक जगह है। तो सुनेत नोट किया आपने। और इसका जो कालखंड फोर यानी 3 इसके पहले के हैं, और जो कालखंड फोर है वो 200 बीसी से लेकर 300वीं शताब्दी तक का है। और यहाँ पर पकी हुई ईंटों के मकान के अवशेष मिले हैं, इसके बीच में आंगन बना रहता था। तो यहाँ पर सुनेत में के एक भवन में जल निकासी की एक बहुत सुनियोजित व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी का प्रभाव यहाँ के आसपास के स्थलों पर है। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की गई है। तो इस भवन में 3 दिशाओं में मिट्टी की झोपड़ियां बनी हैं। 3 दिशाओं में मिट्टी की झोपड़ियों का अवशेष मिलता है। यौधेय सिक्कों का संग्रह मिलता है हमें 30,000 यौधेय। तो यौधेय मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, परसों की क्लास में मैंने यौधेय पढ़ाया था। तो इस समय बहुत सारे छोटे छोटे शासकों का मिलता है, प्रांतीय शासक। तो यौधेय पंजाब में थे, यौधेय पंजाब हरियाणा। तो यौधेय सिक्कों का संग्रह मिलता है। वही पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, बहुत सारी मुहरें भी मिली हैं। और ये संघोल है, संघोल। तो लुधियाना जिला में ही सुनेत के साथ साथ संघोल भी मिलता है हमें। और यहाँ पर एक स्तूप का हमें अवशेष मिला है, बौद्ध स्तूप का। और मथुरा काल की 117 प्रतिमाएं यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं संघोल से। इसको भी नोट करके रखिएगा। एक नया साइट है अग्रोहा। ये हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार नामक स्थान में, हिसार जिले में अग्रोहा जगह है। तो इस स्थान से ऐतिहासिक काल के अवशेष हमें मिले हैं। और इसकी जो है तीसरी चौथी शताब्दी बताई गई है। इसका टाइम 3री-4 शताब्दी। इसी तरह हरियाणा में ही एक कर्ण का किला मिला है अग्रोहा के साथ। और आप क्या देख रहे हो? कर्ण का किला। यहां से पुरातात्विक स्थल से कालखंड एक में उत्तरी कृष्ण मार्जित निर्माण एनबीपीडब्ल्यू। और कालखंड 2 में जो है प्रारंभिक यानी फर्स्ट सेंचुरी शताब्दी के भी अवशेष हमें मिलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एनबीपीडब्ल्यू के टाइम से लेकर और आपका जो है फर्स्ट सेंचुरी तक के हमें शताब्दी के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। और अब बात करते हैं हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी के नाम से आप जानते हो। तो ये मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है। और ये बल्कि हस्तिनापुर आपके लिए नया नहीं है, बस इसके बारे में कुछ बातें आप नया देखोगे। तो यहाँ पर कालखंड जो 5 दूसरी शताब्दी का है, कालखंड 5 दूसरी से तीसरी शताब्दी के बीच का है। मतलब उसके नीचे का कालखंड 4 वो 6ठी शताब्दी से शुरू हो जाता है। मतलब उसके पहले के 3 कालखंड अलग अलग काल के हैं।
जैसे किसी भी स्थल का जब खुदाई करते हो तो कई लेयर्स मिलते हैं, तो उसको कालखंड 1 2 3 4 में बांटा जाता है। अभी सामने अब आगे एक पिक्चर है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो इस काल में चाक, यहाँ से चाक पर बनाए गए, मतलब फर्स्ट से लेकर 3rd सेंचुरी तक के जो वो मिले हमें चाक पर बनाए गए बर्तन, 2nd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी का चाक पर बनाए गए बर्तन, लाल मृद भांड, रेडवेयर, इनके ऊपर कभी कभी मिट्टी का घोल भी चढ़ा होता था। पात्र कई तरह के मिले हैं, टोटीदार बेसिन मिला है, टोटी लगा हुआ, आजकल फिर घड़े में टोटी लगा हुआ चल रहा है, बटन की घुंडी वाले ढक्कन, स्याहीदान, स्याहीदान प्रकार के ढक्कन मिले हैं हमें, छिड़काव करने की बोतल, गर्दन नुमा, जो सुराहीदार गर्दन नहीं होती, गर्दन नुमा पात्र, खूब लंबे गर्दन वाला पात्र, ऐसे कई सारे वहां पर हमें वेयर मिलते हैं। तो देखो कालखंड जो आप पढ़ते हो ना 1 2 3, ये देखो जैसे ये कालखंड 1 है, ये कालखंड 1 है, यहां से कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ है पर पकी हुई भूमि मिली है हमें यहाँ पर। ये कालखंड 2 है, कालखंड 2 से हमें एनबीपीडब्ल्यू मिलता है, यानी छठी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का यहाँ पर है। तो एनबीपीडब्ल्यू का काल छठी शताब्दी ईसा पूर्व है आपका। तो ये एनबीपीडब्ल्यू मतलब इसके जो है आपका, इसके पहले आपका वो था चित्रित धूसर मृद भांड, तो पेंटेड ग्रेवर पीजीडब्ल्यू के बाद आता है आपका एनबीपीडब्ल्यू। तो एनबीपीडब्ल्यू के काल का ये देखो ये 2nd लेयर है। और तो ये खुदाई में मिला है, ऐसे जब खुदाई होने लग जाती है तो अलग अलग तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो इसके नीचे तो ये पूरा का पूरा मतलब ये आपका अर्थ है, और फिर आपका ये मतलब पहला है, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरे से हमें सुंगकालीन, सुंगों का मिलता है, मित्रों का मिलता है। मैंने बताया था ना आप लोग को कि पाटलिपुत्र पे पहले सुंग आते हैं, फिर कड़वा आते हैं और फिर मित्र आते हैं। कड़वों के बाद कुछ दिन मित्रों का शासन होता है। तो सुंगकालीन टेराकोटा मिलता है और मित्रों का सिक्का मिलता है, योधेय सिक्का यहाँ से मिलता है, वासुदेव, कुषाण शासक वासुदेव के भी सिक्के यहाँ से मिलते हैं 180 ईस्वी का। और ये देखो ये चौथा कालखंड है, तो यहाँ से बलबन का सिक्का मिला है, बलबन 1266 से 1287 जिसका पीरियड रहा है, तो ये बलबन का भी मिला है। तो इसी को कालखंड कहते हैं, जो कब से आपको मैं बता रही थी कालखंड 4 का है कालखंड। तो जब किसी स्थल के ऐसे टीला मिलता है हमें, जब हम किसी स्थल पर जाते हैं तो ऐसे टीला मिलता है उठा, तो उस टीले को देखकर लगता है कुछ कुछ अवशेष बिखरा रहता है, तो उसी पता चलता है कि एक ऐतिहासिक स्थान हो सकता है। फिर पुरातत्वविद उसकी खुदाई करता है, तो जब पुरातत्वविद उसकी खुदाई संभाल संभाल के करता है, एकदम अंधाधुंध फावड़ा नहीं चलाते, उसको संभाल संभाल के उसकी खुदाई करते हैं कि कोई उसके चीज नीचे तो जो दबी हुई चीज है वो टूट न जाए, तो वो संभाल संभाल के उसकी खुदाई होती है। तो खुदाई में जब अलग अलग स्तर से अलग अलग जो चीजें मिलने लग जाती, मान लो खुदाई हुई तो पहले ऊपर का लेयर खोदा, तो यहाँ से बलबन का सिक्का मिल गया, अभी टीला यहाँ तक है, तो फिर खुदाई हुई, तो पता चला कि मतलब यहाँ से अब यहाँ से 300 बीसी, 200 बीसी से लेकर और ये आपका 1st सेंचुरी तक की चीजें मिल रही हैं यहाँ से, 1st 2nd सेंचुरी तक का। तो यहाँ से अलग अलग जो चीजें मिलती हैं उस पर, उस सिक्कों पर कुछ लिखा होता है, कुछ चित्र बना है, कार्बन डेटिंग, उससे पता चलता है कि अच्छा ये इसका है। अभी टीला क्योंकि इसके नीचे और भी जगह है तो फिर खुदाई हुई, क्योंकि अभी भी ये जमीन के स्तर पे नहीं है, तो फिर खुदाई हुई तो पता चला कि ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मिल गया। तो इस तरह से ये खुदाई होती है। देखो ये हस्तिनापुर का ये टीला है, ये हस्तिनापुर का टीला है, और ये देखो हस्तिनापुर से इस तरह के छल्लेदार कुएं भी मिले हैं, रिंग वेल्स जो मौर्य काल की पहचान रही, और हर जगह रिंग वेल्स मिले। ये छल्लेदार कुएं क्यों बने होते थे? ताकि इसको पकड़ के नीचे उतर के आप सफाई कर सको,
इसके लिए रिंग बना रहता था। तो ऐसा जगह जगह पर उस समय मिला है। यारे शर्मा भी इसके बारे में लिखते हैं। दिल्ली के पुराना किला जो है अभी जो मौजूद है, जैसा जो आपने सुना शेर शाह सूरी ने पुराना किला बनाया था, इसका भी इसी तरह कई स्तर की खुदाई हुई है। तो इसका जो स्तर 1 है वो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, दिल्ली वाला, यहाँ पर जो खुदाई हुई है। और जो 2 है वो पहली से तीसरी शताब्दी का है। पहला स्तर दूसरी से तीसरी शताब्दी का है, यानी नीचे से। दूसरा स्तर पहली से तीसरी शताब्दी का है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ से भी हमें 200 यानी 200 BC से लेकर तीसरी शताब्दी तक के हमें अवशेष यहाँ से भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रारंभिक चरण में क्वार्टजाइट के टुकड़ों को मिट्टी के गिलावे पर जोड़कर घर बनाए जाते थे। बाद में मिट्टी के ईंटों के और फिर पक्की ईंटों के घर बनाए जाने लगे थे, और घरों के फर्श को मिट्टी के उससे गिलावे से प्लास्टर कर दिया जाता था। ये वहां से कुछ वो मिले हैं, देखो ये खुदाई से। इसको छेड़ा नहीं गया, अंदर जाओगे तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये वही किला है जिस पर शेर शाह ने बनाया किला, पर इसमें जब खुदाई हुई है तो यहां से हमें इस समय तक ही मिल रहा है। टेराकोटा की पट्टिकाएं मिली हैं, ये दीवार पे चिपकाई गई थी। ये जो देखो पकी हुई मिट्टी के दीवारों पर चिपकाई गई थी इसको। इसी तरह से ये जो है आप ये देख रहे हो, ये मतलब मानव आकृति वाली एक तो ये सुराही है। देखो सुराही के ऊपर मानव की आकृति बनी हुई, होठ, आंख, नाक। देखो इसमें पानी कौन पिएगा, डर ही जाते होंगे लोग। और ये कुछ मुहर बनी हुई है, मुहर लगी हुई है, मुहर युक्त सुराही है। मतलब ये टूटे हुए टुकड़े हैं, ये किसी बर्तन के टूटे हुए टुकड़े हैं। तो ये सब आपको पुराना किला से मिला है, ये सब आपको। तो यहां से टेराकोटा की बनी पशु आकृतियां, मानव आकृतियां, मन के कई सारे अनुष्ठानिक जलाशय के अवशेष मिले हैं। मतलब वो नहाने से ज्यादा अनुष्ठान करने के काम आता था, यज्ञ अनुष्ठान। तो टेराकोटा की जो पट्टिकाएं मिली हैं यानी चिपकाने वाली दीवारों पर, तो उसमें देखो ये यक्ष और यक्षिणी की है। इसको माना जाता है कि यक्ष और यक्षी की है। तो यक्ष अश्वी यक्ष या तो यक्ष यक्षिणी का हो सकता है, या किसी कपल का हो सकता है, ठीक है। बीड़ा बजाती हुई स्त्री का मिला है, हाथियों पर चढ़े हुए महावत मिले हैं। मतलब दीवारों को इस तरह से सजाया गया था। लोग उस समय भी सजाया करते थे इस तरह से। अब बात करते हैं मध्य और निचली गंगा नदी घाटी का। तो सहेत महत प्राचीन श्रावस्ती, आज का सहेत महत है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, जो अभी आधुनिक सहेत महत से गोरखपुर के पास है। इसका वो किया जाता है। तो इसका कालखंड 2 फर्स्ट सेंचुरी का है, प्रारंभिक शताब्दी का। तो मिट्टी और पत्थर की दीवार मिली है यहाँ पर, और इस स्थान को जेतवन विहार से चिन्हित किया जाता है। जेतवन विहार, जो यहाँ से मिट्टी और पत्थर की बनी हुई जो दीवारें मिली है उसको जेतवन, ठीक है, उसको जेतवन विहार माना जाता है। जेतवन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, उस विहार से इसको चिन्हित किया गया है। मौर्य काल के भी स्तूप और विहार चैत्य के अवशेष यहाँ से मिले हैं, और एक स्तूप से अवशेष मंजूषा के भीतर अस्थि, स्वर्ण पत्र और चांदी के हाथ सिक्के मिले हैं। अवशेष मंजूषा आपको पता है ना, रेलिफ स्कल्पचर कहते हैं उसको। तो ये मतलब हर स्तूप के भीतर एक अवशेष मंजूषा होता था। ये जो अवशेष बना रहता था, इसी के भीतर एक छोटा सा ताखा बनाकर, और इस पर तांबे की सुराही में, गहड़े में यहाँ पर रख दी जाती थी। तो सारे स्तूप आपको पता है ना कि बुद्ध के अवशेषों पर और बोधिसत्वों के अवशेषों पर सारे स्तूप बने हैं। तो यहाँ पर जो है उसमें अस्थि है,
उसमें एक स्वर्ण पत्र है, मतलब एक पतली सी सोने की प्लेट जिस पर कुछ लिखा गया है, और चांदी के आहत सिक्के इसमें से मिले हैं। यहां पर कुषाण काल का बना हुआ आयताकार जलाशय इन बिहारों के बीच में खोजा गया है। ठीक है, तो इस काल की जो है प्रारंभिक रचनात्मक चरण से 2 कक्ष वाला एक घर मिला है, द्वार मंडप, स्नानागार, एक कुआं यहां से प्राप्त हुआ है। वहां से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो खैराडी ये बलिया जिला में है, मंगल पांडे वाला ये बलिया जिला में है। और ये सरयू नदी के किनारे, बलिया जिला में सरयू नदी किनारे ये एक पुरातात्विक स्थल है। और यहां से 2 कक्ष वाला एक घर और कुछ गलियां बनी हुई हैं, और जमीन के नीचे भी संरचनाएं पाई गई हैं जो प्रारंभिक शताब्दियों का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला, तो बस्ती आप जानते होंगे, तो बस्ती जिला के गंवरिया नामक, बस्ती उत्तर प्रदेश में है, बस्ती जिला का जो गंवरिया नामक स्थान है वहां से सुंग और कुषाण काल के चिन्हित किया गया है। तो गंवरिया याद रखिएगा, गंवरिया, तो यहां से सुंग कालीन और कुषाण कालीन यहां से हमें मिले हैं। और बसाड़ ये आपका जो है बिहार, जो प्राचीन वैशाली था, तो बसाड़ अभी आज का बसाड़ है वैशाली पर, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है। और यहाँ पर जो उत्खनन किए गए हैं उस कार्यों से विशाल दुर्ग और बुर्ज हमें मिले हैं यहाँ के उत्खनन से। तो बसाड़ प्राचीन वैशाली जो कि एक बहुत ही मजबूत गढ़ राज्य था। वैशाली से हमें दुर्ग मिला है, उसमें बने हुए बुर्ज मिले हैं। तो कालखंड 1 जो है जब खुदाई हुई, अब तो समझ गए हो ना आप कालखंड 1 2 किसे कहा जाता है। तो जो सबसे निचला स्तर है कालखंड 1, तो वो है 200 BC का, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। और जबकि कालखंड जो 2 है वो 1ली शताब्दी BC का है। और ये कालखंड जो 3 है वो कुषाण से लेकर गुप्त काल तक की चीजें वहां पर हमें मिलती हैं, यानी 3री से 4थी शताब्दी। मुजफ्फरपुर जिला में ही एक और स्थान है कटरागढ़, इसको भी नोट रखिएगा। तो जो कटरागढ़ है वहां से सुंग काल का बना सुरक्षा प्राचीर मिला है। इसके निर्माण में भी हमें 3 चरण इसके निर्माण में भी देखा जाता है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कटरागढ़ इस समय कई सारे नगरों का, मतलब ये व्यापारिक समृद्धि का काल था, गांव की समृद्धि का काल था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कई नगर भी बहुत सारे मिल रहे हैं, कई सारे नगरीय स्थल मिल रहे हैं हमें, कई दुर्ग मिल रहे हैं। तो लौरिया नंदनगढ़ तो आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया, अशोक के अभिलेख को पढ़ते हुए, बिहार के चंपारण जिला में है। और ये लौरिया नंदनगढ़ यहाँ से अशोक का स्तंभ मिला है, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2री शताब्दी के बीच का बना हुआ टेराकोटा स्तूप पाया गया है। यहाँ से टेराकोटा जिस पर पकी हुई ईंटें लगी हुई हैं। तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी यानी AD तक टेराकोटा का स्तूप पाया गया है बना हुआ। बलिराजगढ़ कहाँ पर है, तो ये दरभंगा जिला में, इसको नोट करिएगा। बलिराजगढ़ दरभंगा जिला में है। और यहाँ पर सुरक्षा दीवारों के भीतर एक बड़ी बस्ती, यानी इसको मतलब पहले घेर दिया गया है सुरक्षा दीवारों से, और इसके बीच एक बड़ी बस्ती के अवशेष हमें मिले हैं, मतलब इसके बीच में बस्ती बसा हुआ है पूरा। तो ये बलिराजगढ़ है। तो यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है यहाँ पर भी हमें सुरक्षा प्राचीर मिलता है, यानी ये भी किलेबंद है। और ये 2री शताब्दी BC में इसको बनाया गया था। भागलपुर जिला में एक प्राचीन चंपा है। तो चंपा आपको पता है अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। और यहाँ पर भी
यहाँ पर भी सुरक्षा की दीवार है और ईंटों की बनी दीवारों से मजबूती प्रदान की गई है यहाँ पर भी। ठीक है। जल निकासी के लिए यहाँ पर भी नालियां बनी गई हैं। जो नालियां बनी है कुषाण गुप्त काल की हैं, मतलब कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की मिलती हैं। पटना से जैसे लगभग 100 से 300 बीसी सेंचुरी के बीच एक गज पृष्ठाकार मंदिर मिलता है हमें। और इसी में तीसरी शताब्दी बीसी के एक अभिलेख के अनुसार महास्थानगढ़ को प्राचीन पुंड्रवर्धन प्रांत की राजधानी पुंड्र नगर से चिन्हित किया गया है। आज की डेट में ये महास्थान कहाँ पर है? ये बांग्लादेश के बोगरा जिला में पड़ता है महास्थान। ये महास्थान से जो अभिलेख मिला है वो 3rd सेंचुरी बीसी का है। ये महास्थान और सोहगौरा ये मौर्यकालीन है। और यहाँ से जो राहत बचाव कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब वहां पर सूखा पड़ा था, ये उस समय का है। ये उस समय का है। ये बांग्लादेश के बोगरा जिला में महास्थान है और ये प्राचीन पुंड्रवर्धन प्रांत की राजधानी पुंड्र नगर से चिन्हित किया गया है। मतलब महास्थान पुंड्र नगर था, पुंड्रवर्धन राज्य की राजधानी। अभी कहां पर है? बांग्लादेश के बोगरा जिले में। तो बांग्लादेश याद रखिएगा। बानगढ़, एक बानगढ़ है, ये पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिला में स्थित है। दिनाजपुर जिला, नदी है पुंडभवा नदी के तट पर। और यहां से 1800 बाई 1000 फीट की सुरक्षा का प्राचीर मिला है जिसने पूरे नगर को घेर रखा है। और एक नगरीय बस्ती का अवशेष मिलता है। इसके 3 भागों में गड्ढे खोदे गए थे। इसके 3 भाग में गड्ढे। तो यहां से 5 सांस्कृतिक विन्यास मिलता है, 5 लेयर, जो अभी आपको पिक्चर में दिखा है ना, 5 लेयर मिलता है यहां से। तो इसके बीच नगरीय समृद्धि काफी, नगर आप देख रहे हैं कि प्रॉपर सुरक्षा प्राचीर से घिरे घिरे बड़े बड़े मकान वाले, प्रॉपर सड़क व्यवस्था, एकदम व्यवस्थित जल निकासी, यहाँ पर मतलब टेरिकोटा की चीजें। तो इसको देख के लगता है कि ये नगरीय समृद्धि का काल था। तो नगरीय समृद्धि का काल जब भी पूछेगा तो इन सभी नगरों को आप डालेंगे। बीरभूम जिला बंगाल के कोटासुर नामक स्थान से, एक हमें कोटासुर याद रखना, कोटासुर नोट कर लेना। कोटासुर से जो है हमें सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। मयूराक्षी नदी के तट पर है ये। बांकुड़ा जिला में एक पोखन्ना जगह है, पोखन्ना। बंगाल में आप कर रहे हो ये कोटासुर, पोखन्ना, ये दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ था और ये एक दूसरा नगरीय केंद्र रहा होगा। ये मंगलकोट, कोटासुर, पोखन्ना, मंगलकोट। तो मंगलकोट नामक स्थान से कुनूर और अजय नदी के संगम पर यह स्थित है। और यहाँ इस स्थान से एक बड़ा नगरीय केंद्र मिला है। मतलब ये एक बड़ा नगरीय केंद्र था मंगलकोट। तो आपने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, कोटासुर, पोखन्ना और मंगलकोट। तो बीरभूम जिला कोटासुर, पोखन्ना बांकुड़ा जिला और मंगलकोट वर्धमान जिला में स्थित है। एक सेकेंड दीजिए।
तो नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। यहीं पर एक है चंद्रकेतुगढ़, ये पूछा जा चुका है आपका चंद्रकेतुगढ़। ये कोलकाता से 25 मील दूर 24 परगना जिला में है चंद्रकेतुगढ़। ठीक है, और चंद्रकेतुगढ़ से ये मतलब टेराकोटा की इस तरह से प्रतिमाएं मिली हैं। तो ये चंद्रकेतुगढ़ भी, इसको मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगी तो पढ़ लेना। ये कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, पालों के समय, सेनों के समय की सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई है हमें। इसी तरह से एक जगह है वारी बटेश्वर। तो थोड़ा सा हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो बारी बटेश्वर से मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी की धारा पर है, और यहाँ से हमें एनबीपी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिले हैं। एनबीपीडब्ल्यू उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड कहते हैं एनबीपीडब्ल्यू को। तो और रेड वेयर भी हमें मिले हैं, सामान्य लाल मृद भांड भी। इस क्षेत्र में हमें लोहा के भी अवशेष मिले हैं, और यहाँ से लोहा गलाने का कार्य किया जाता था। तो वारी बटेश्वर, एक वारी बटेश्वर हो गया। उड़ीसा में 3री शताब्दी बीसी से लेकर यहाँ पर ऋषिकुल्या नदी के किनारे जौगढ़ स्थान मिला है। तो जौगढ़ आप जानते हैं, ये वही धौली जौगढ़ है, जौगढ़। तो ये ऋषिकुल्या नदी के किनारे पर स्थित है जौगढ़। ये भी याद रखिएगा। यहाँ से एक उन्नत बस्ती मिली हुई है जो सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई है, और यहाँ से मनके बनाने का भी हमें प्रमाण मिला है कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। वही मन के बीड्स जो सिंधु काल में हमें दिखता है, जिसे वो माला बनाया करते थे पहनने के लिए। अब मध्य और पश्चिमी भारत की बात करते हैं। पहले उत्तर पश्चिमी भारत की बात की थी, अब हम मध्य और पश्चिमी यानी मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो मध्य भारत में बेसनगर आपको पता है, जहां से हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मिला है। ये बेस और बेतवा नदियों के संगम पर है, इसीलिए इसे बेसनगर कहते हैं। तो यहाँ से बेस और बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नहीं है, ये बेतवा है। तो बेस और बेतवा नदी के संगम पर है। ये सुंगों के पश्चिमी प्रांत का राजधानी भी था बेसनगर। तो यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल जैसे व्यापारिक मार्ग पर स्थित था ये डेक्कन, मतलब उत्तर भारत से लेकर, और जब आप डेक्कन जाते हो, पश्चिम जाते हो, तो ये वहां के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। और यहाँ से हेलियोडोरस का मिला है हमें। एंटियालकिड्स, ग्रीक शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस, जो कि सुंग शासक भागदूत के समय पर आया था। कोई लोग भागभद्र भी उसका नाम देते हैं। तो वो उसी समय गरुड़ स्तंभ को उसने यहाँ पर बनवाया था। तो स्तंभ के आसपास के क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि एक वासुदेव मंदिर भी था यहाँ पर, एक वासुदेव का मंदिर भी था। मतलब ये गरुड़ स्तंभ विष्णु को समर्पित है, वासुदेव भी उन्हीं का एक रूप है। उज्जैन का जब हुआ है तो वहां से मतलब कालखंड 2 जो है वो दूसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच का है। और यहाँ से हमें लाल मृद भांड मिलते हैं, मतलब जो बहुत सुंदर नहीं है, मध्यम कोटि के हैं। लाल मृद भांड बड़ी संख्या में बहुमूल्य पत्थर के मनके, टेराकोटा, हाथी दांत, हड्डी के मनके, टेराकोटा की चूड़ियां, शीशे, शंख, तांबे की बनी वस्तुएं, मतलब आप देख रहे हैं कि ये सब सैंधवकालीन चिन्ह है जो इन सब जगहों पर विद्यमान है। तो ये सारी चीजें यहां से मिली है हमें उज्जैन के कालखंड 2 से। और एक स्थान नोट करिएगा, पकैया। ये प्राचीन, इसको पद्मावती भी लिखा हुआ मिलेगा, ये पद्मावती था। तो यहां पर प्रारंभिक शताब्दियों के नगरीय जीवन के अवशेष मिले हैं। और ये मतलब यहाँ से टेराकोटा और शैल प्रतिमा भी मिली है। ये अक्षमणि भद्र की प्रतिमा मिली है, एक नाग का प्रतिमा मिला है जो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। तो पकैया, पद्मावती जो कि एक व्यापारिक नगर भी था, ये जो कि मध्य प्रदेश में है। दक्कन के अब देखते हैं, डेक्कन का जो है
तो देखो डेक्कन का ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे हमें जो मिली हैं प्लेसेस जिसमें पटाबाकुर, कोटालिंगल, पोलाकुंडा, धूलिकट्टा, कदम्बपुर, ये कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी आपको। तो पटाबाकुर, कोटालिंगल, पोलाकुंडा, धूलिकट्टा, कदम्बपुर, और ये सातवाहनों के पहले की काल की बस्तियां हैं, मतलब सातवाहनों के पहले की। तो इनमें से सभी जो है महापाषाणीय संस्कृतियों से संबंधित नहीं है। महापाषाण संस्कृति याद है ना आपको? महापाषाणिक संस्कृति तो आप लोगों को याद होगा, जो बड़ी बड़ी कब्रें जब बन रही थी तो उसको हम मेगालिथिक पीरियड कहते हैं ना, लगभग 2000 BC के आसपास, मतलब आज से 3000 साल पहले बननी शुरू हुई थी 2000 BC से। और तो ये सभी, मतलब ये जो स्थान है सातवाहनों के पहले का है, पर ये महापाषाणी संस्कृति से संबंधित नहीं है। ये सब, मतलब कुछ हैं, सब के सब नहीं है, कुछ हैं। तो इसी में जो कोटालिंगल है, नोट करना है इसको, कोटालिंगल ये एक पुरातात्विक स्थल है। ये जो स्थान क्यों नोट करवा रही हूं मैं आप लोगों से, ये जो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो वो 50 नंबर का क्वेश्चन आपका में हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें साइट दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है ये कौन सा साइट है। और साथ में ये जीएस में आपको प्री में पूछा जाएगा। तो कोटालिंगल ये सातवाहन काल के सिक्के यहां से मिले हैं हमें। धूलिकट्टा, ये जो धूलिकट्टा है, ये धूलिकट्टा का जो टीला है ये हुसानी वगु नदी के दक्षिण किनारे पर है। और यहाँ से जो है हमें एक राजप्रसाद यानी एक महल का अवशेष हमें मिला है यहाँ से। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त सामान्य लोगों का भी निवास मिला है, अन्नागार भी मिला है हमें। तीसरा पेड्डाबाकुंड, इस केंद्र से सातवाहनों के सिक्के बहुतायत संख्या में मिले हैं पेड्डाबाकुंड से। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अब यहाँ पर सातवाहनों का कब्जा था और सातवाहनों के द्वारा सिक्के ढलवाए जाते थे। इसे ये भी हमें पता चलता है कि सातवाहनों के द्वारा सिक्के भी ढलवाए जाते थे। और यहाँ से रोमन सम्राट ऑगस्टस की भी एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ से? पेड्डाबाकुंड से। तो रोमन सम्राट ऑगस्टस की भी एक मुद्रा मिली है। और यहाँ से 22 कुएं मिले हैं, 22 कुएं। और 22 कुएं के अतिरिक्त लोहार का एक निर्माण केंद्र भी मिला है, यानी लोहा निर्माण का एक केंद्र मिला है। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? पेड्डाबाकुंड की बात कर रहे थे, पेड्डाबाकुंड। इसी में एक स्थान है आपका कोंडापुर। तो कोंडापुर भी एक ऐसा ही केंद्र था जहां से ईट और पत्थर से बने हुए घरों के अवशेष यहाँ से हमें मिला है। और यहाँ से मनके और टेरिकोटा, मनके भी मिले, वही बीड्स और टेरिकोटा, मतलब पकाकर जो खिलौने बनाए जाते थे, वस्तु बनाई जाती थी। तो यहाँ ये मनके और टेरिकोटा बनाने का ये निर्माण केंद्र होगा, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में प्राप्त हुई है तो ऐसा लगता है कि निर्माण केंद्र होगा मनके और टेराकोटा बनाने का। कोंडापुर, ये सब हमें कहाँ मिला है? डेक्कन में मिला है, डेक्कन महाराष्ट्र, जो सातवाहनों का क्षेत्र था। धूलिकुटा से हमें 15 सेंटीमीटर व्यास वाली एक लोहे की कुठाली मिली है। इसमें जली हुई लकड़ियां हैं, कुछ पत्तियों के अवशेष हैं। ठीक है, और इसी तरह यहां से मिट्टी और टेराकोटा के केक भी पाए गए हैं। वही, इसको केक माना जाता है, इस तरह की कोई चीज मिलती है तो इसको केक माना जाता है। पेड्डाबाकुंड से भी टेराकोटा का सांचा मिला है।
इसका व्यास से 20 सेंटीमीटर था। तो इससे लगता है कि यहाँ पर लौह निर्माण के लिए, लौह निर्माण का एक केंद्र होगा, क्योंकि यहाँ से फर्श पर कुछ उपस्कर भी मिले हैं हमें। कालखंड 1 में कुछ राख वाले गड्ढे मिले हैं, एक चूल्हा मिला है, स्नानागार क्षेत्र मिला है, चूना और पत्थर से लिपा हुआ फर्श मिला है। जो भोकरदान है, भोकरदान, इसको भी नोट करना, भोकरदान, यहां से आहत सिक्के मिले हैं। सातवाहन और उनके शासकों के द्वारा जो है तांबे के और टेराकोटा के कुछ जो मुहर बनवाए गए थे वो मिला है हमें। काले मृदभांड, लाल चमकीले मृदभांड, सामान्य कोटि के लाल मृदभांड, लाल रंग की मिट्टी के घोल चढ़े मृदभांड, हाथ के बने हुए कुछ बहुत, मतलब हाथ से कैसे बनाओगे, तो कुछ निम्नतम स्तर के भी मृदभांड में मिले हैं। तो ये अब बिल्कुल जैसे बर्तन है और शेष है जो मिले हैं। अगर नगरीय समृद्धि का काल था, तो जैसे आप कुछ जगह अगर यहाँ पर प्रश्न आता है तो आप कुछ अगर आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये मिला है यहाँ पर, ठीक है, कुछ आप लिख दोगे यहाँ पर बस। आदमगढ़ तो आपको पता है, ये वही आदम है। तो ये आदम, यहां से रोमन स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह मिला है और 6000 सिक्के पाए गए हैं आदम से, जिनमें 86 सिक्के हैं, ठीक है, 86 सिक्के हैं, उन पर शासकों की छवि मिली है। बहुत सारे मुहर प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे अभिलेख मुहरे हैं, उस पर कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ उपाधि मिली हैं, कुछ व्यक्ति और कार्यालयों को मतलब निर्देशित करके अभिलेख लिखा गया है। तो ये आदम से मिला है। और इसी तरह नागार्जुन कोंड है आपका, दक्कन के दक्षिणी हिस्से में नागार्जुन कोंडा। तो ये गुंटूर जिला, ठीक है, मतलब ये दक्कन का जब हम दक्षिण को करते तो यहाँ पर आंध्र शुरू हो जाता है, तो वहां पर आंध्र वाले प्रदेश में। तो ये कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, चारों ओर इसके नल्ला मलई पहाड़ियां हैं, और ये इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी थी। तो दक्षिण मतलब दक्कन का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर सातवाहनों की जगह इक्ष्वाकु आए थे, और नागार्जुन कोंड को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और यहाँ पर उन्होंने स्तूप वगैरह बनवाए थे, बहुत सारे बौद्ध विहार स्तूप मिलता है हमें। पहाड़ की चोटी पर एक दुर्ग मिला है, इसमें मतलब पूर्वी द्वार पर बैरक वगैरह बनी हुई है। पश्चिमी प्रवेश द्वार के निकट कई संरचनाएं मिली हैं, मतलब यहाँ पे सीढ़ियों वाला जलाशय, जल निकासी के माध्यम से वो जुड़ा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण खोज एक स्टेडियम के जैसे संरचना की है, एक स्टेडियम जैसा ऐसे मिला है जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी है जो पेवेलियन तक जाती थी, और पेवेलियन इसी स्टेडियम के पश्चिमी हिस्से में था। इस स्थान से एक नहर का भी अवशेष मिला है हमें, नहर का भी यहां से अवशेष मिला है हमें। और नदी के किनारे शमशान घाट था, इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी, शमशान घाट में भी सीढ़ियां बनी हुई थी। और एक आता है आपका धान्य कटक, एक धान्य कटक जगह का नाम आता है। तो अमरावती, जो अभी का अमरावती है, अमरावती को ही धान्य कटक माना जाता है। ये माना जाता है कि ये अमरावती ही धान्य कटक होगा, जो बाद में उत्तर सातवाहनों की राजधानी बनी थी। पहले तो इनकी पैठन थी, बाद में जो सातवाहन आए उन लोगों ने धान्य कटक को अपना वो बनाकर किया था। तो यहाँ पर एक दुर्ग मिला है, दुर्ग के चारों तरफ मिट्टी की जो है सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है। यहाँ से सोख्ता गड्ढे मिले हैं, जल निकासी की व्यवस्था मिला है यहाँ सब। अब बात करते हैं सुदूर दक्षिण की। ये तो दक्कन वाला एरिया था। सुदूर दक्षिण जब जाओगे, नीचे बिल्कुल ये वाले एरिया में, तो यहां पर कौन कौन से नगर थे? तो हमें कई ऐसे नगर मिलते हैं, स्रोतों में से कई नगर, छोटे कस्बों का वृतांत मिलता है। मैंने मैप लगाया था, शायद वो डिलीट हो गया, एक ही मैप दिया था उन्होंने, एक ही मैप दिया था।
तो ये जो है, ये यहाँ से उस समय विदेशी व्यापार बहुत चलता था। तो यहाँ से जुड़े जो तटीय बंदरगाह नगर थे उनको इम्पोरियम कहा गया है, क्योंकि वहां से विदेशी व्यापार बहुत जुड़ा हुआ था। और पट्टिनम पट्टिनम करके जो पढ़ते हो आप, मछलीपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम, विशाखापट्टिनम, तो पट्टिनम जो शब्द है, पट्टिनम शब्द का अर्थ ही होता है बंदरगाह। तो प्रारंभिक आता है हमारा कावेरीपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम आता है। तो ये आपका, जैसे ये पुहार था, प्रारंभिक राजधानी इनकी उरैयूर, और फिर एक पुहार पुहार उपपतन था जो कि कावेरीपट्टिनम कहलाया। तो इसी तरह से जो है वंजी, वंजी राजधानी चेरो की थी, चेरो की राजधानी वंजी थी, जिसको कुरुवूर, करयूर कहते हैं इसको, कुरुवूर नहीं करयूर, करयूर या करूर कहते हैं। तो ये चेरो की राजधानी थी। और यहां पर लगभग 11 संगम कवि इस स्थान के निवासी थे। ये अमरावती नदी के किनारे बसा था करूर, कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती, उसके किनारे बसा था। और आज का तिरुचिरापल्ली जिला में पड़ता है ये, आज का तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जिला में पड़ता है। जो उत्खनन हुआ है वहां से ब्लैक एंड रेड मृद भांड मिला है। रोमन एम्फोरा, जिसको आप एम्फोरा पढ़ाया था ना मैंने आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एम्फोरा कहे जाने वाले 2 हत्थी सुराही मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, ड्रॉ करके भी दिखाया था कि मान लो कि ये जो है आपका, ये आपका सुराही है, हाँ। तो यहाँ पर 2 तरह से हैंडल लगा हुआ है पकड़ने को, तो इसको ही कहा गया है, इसको ही कहा गया आपका एम्फोरा, क्योंकि ये रोम में मिलता था तो इसको मतलब एम्फोरा कहा गया, दोनों मतलब दोनों तरफ पकड़ने वाला जाल। तो इसको दुहत्थी सुराही भी कहा जाता है। और स्थानीय रूप से बने रॉलेट मृद भांड भी पाए गए। और ये जो रोमन सम्राट क्लॉडियस थे, क्लॉडियस के काल का ताम्र सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर रोमन रोमन व्यापार के सारे हमें यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं। और इनका धनुष था ना राज चिन्ह, कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि धनुष इनका था, धनुष इनका था, चोलों का बाघ था और पांड्यों का मछली था। तो इनका धनुष, धनुष और तीर, कई चेर शासकों के छवि चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं, उनके सिक्कों पर धनुष, धनुष और तीर मिलता है हमें। एक और ये स्थान है आपका मुजैरिस, कहीं कहीं आप इसको मुजीरिस भी पढ़ोगे, मुजीरिस। तो ये चेरो का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। पेरिप्लस का जो राइटर है, अननोन राइटर, तो पेरिप्लस ने, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी इस किताब का पूरा नाम है, हम इसे पेरिप्लस के नाम से जानते हैं। तो पेरिप्लस ने अरब और मिस्र से आने वाले सामान से लदे हुए जहाजों का बंदरगाह पर कई कई दिन तक पड़ाव डाल के खड़े रहने की चर्चा की है। और एक प्राचीन दस्तावेज मिला है जो 2री शताब्दी ईसा नहीं ईसवी का, तो एलेक्जेंड्रिया और मुजाइरिस, एलेक्जेंड्रिया और मुजाइरिस के बीच एक अच्छा व्यापारिक संबंध था, यानी मुजीरिस से यूनान के साथ व्यापार चलता था। एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंडर ने ही इस शहर को बसाया था, एलेक्जेंड्रिया कहलाया। इसी तरह आपको एक करना है कोरकई, कोरकई ये पांड्यों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और यहाँ मतलब व्यापार वगैरह के लिए ही यहाँ से लोग जुड़े हुए थे। पांडे देश जो था वो मोतियों के लिए फेमस था, मेगास्थनीज भी चर्चा करता है। तो ये पांडे देश मोतियों के लिए फेमस था, मेगास्थनीज भी चर्चा करता है, अर्थशास्त्र भी चर्चा करता है। तो पांडे देश, इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै।
और व्यापार वाणिज्य में इसका भी अपना पार्टिसिपेशन रहता है। अभी जो कोरकई गांव है वो तिरुनावेली जिले के में वैगई नदी के मुहाने पर है। तिरुनावेली जिले के वैगई नदी के मुहाने पर यह है मॉडर्न तिरुनावेली। यहां से भी वही सब ब्लैक एंड रेड मृदभांड, रॉलेट मृदभांड, ये सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं। कोरकई से जो चीजें मिली वही सारी चीजें यहाँ पर भी मिली हैं। संगम में जो आप कांची कांची पढ़ते हो, संगम काव्यों में जो बार बार कांची का वर्णन मिलता है, बाद में कांची को राजधानी बनाते हैं पल्लव। तो ये एक मंदिरों वाला शहर बना था, मंदिरों वाला शहर। कई सारे अवशेष मिले हैं हमें यहाँ, मठों के, मंदिरों के। शंकर मठ का अवशेष मिला है हमें। तो सबसे निचला जो है वो कालखंड एक जो है, वहां से ब्लैक एंड रेड वेयर का मिलता है हमें साक्ष्य। पर ऊपरी स्तरों से पता चलता है कि मतलब चक्रिल मृदभांड, कोनीय, जाट टेराकोटा की मूर्तियां और दूसरे शताब्दी काल के सातवाहनों का एक सिक्का, ये सब चीजें हमें यहाँ से मिली हैं। इसका मतलब है कि मतलब यहाँ पर गतिविधियां वो रुकी हुई नहीं थी। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये याद रखिएगा कि कहाँ पर है और यहाँ से क्या मिला है। कांची से कोई रोमन सिक्के नहीं मिले, पर आसपास के इलाकों से रोमन सिक्के मिले हैं, पर कांची से नहीं मिले। एक दिन और बात हो रही थी कि कांची को पल्लव ने अपनी राजधानी बनाई थी और वहां पर वो अपने तरीके से एकदम फ्री होकर जो है मतलब अपना शासन करते थे। तो और व्यापार का भी मुझे लगता है कि राजाओं को कोई खास मतलब नहीं होता था। शायद ये कारण होगा कि रोमन सिक्के वहां पे नहीं मिले। यहीं पर पलार नदी है, पलार नदी के मुहाने पर वासावसमुद्रम, पलार नदी के मुहाने पर ये क्षेत्र है वासावसमुद्रम। ये आधुनिक चिंगलपट जिला कह सकते हैं। ये कांची क्षेत्र को समुद्र से जोड़ता था। और यहाँ पर जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वहां पर रोमन दुहत्ती, सुराही, चक्रिल, रॉलेट मृदभांड और मनके मिले हैं। ईंट की संरचनाओं के दोहरे जो है दूल्हेदार, टेराकोटा, कूप, पंख, मनके, ये सब भी मिला है। तो यहाँ पर जो है यहाँ का अभी वर्तमान नाम है निरुपेय यारू। मतलब ये जो है इसका ही वसाव समुद्रम का बंदरगाह था ये निरुपेय यारू, जो वर्तमान का निरुपेय यारू है। जो संगम काव्यों में जो वसाव समुद्रम का उदाहरण दिया जाता है, ये उसी का ये जो है बंदरगाह था। एक क्षेत्र और नोट करिए, कोडुमनल। इसके आवासीय क्षेत्र के पूर्व और उत्तर पूर्व में 150 से भी अधिक संख्या में कब्र मिले हैं। 150 से भी अधिक, 100 से भी अधिक संख्या में उत्कीर्ण मृदभांड की यहां से प्राप्ति हुई है। एक सेकेंड, ये मैंने तो लगाया था लेकिन क्या हुआ, ये ले नहीं रहा है। ठीक है, तो कोडुमनल नोट करके रखिएगा, कोडुमनल। और अब ये बहुत सारी साइट्स हो गई। जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि 30 नवंबर से किसी वजह से, टेक्निकल वजह से कंटेंट टीम लॉन्च नहीं कर पाई, नहीं तो 25 तारीख कल से ये शुरू होने वाला था। अब ये 30 नवंबर से शुरू हो जाएगा। और सोशियोलॉजी का भी, और जीएस बैच चल रहा है।
एनसीईआरटी से मैं शुरू करती हूँ। पूरा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कराऊंगी। एनसीईआरटी से शुरू करके स्टैंडर्ड बुक को ध्यान में रखते हुए और पहले चैप्टर पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, चैप्टर वाइज चलेंगे, नोट्स बनाते हुए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए। ये मेरा स्टाइल है। आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है और ये मेरा कोड। मेरे कोड के साथ आते हो तो पूरी तरह से नोट्स कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे लर्न होगा, ये सब कुछ डिस्कस करते हुए आप करेंगे। हिस्ट्री सोशियोलॉजी बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है और आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आप आ जाइए रिंकू लाइव कोड के साथ हिस्ट्री और सोशियोलॉजी बैच पढ़ने के लिए। तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी और ये मेरा कोड, लेट्स क्रैक इट विद एन अकेडमी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सारे साइट्स को नोट करके रखना और उसको साइट्स को याद करके वहाँ से कुछ मुख्य चीज़ें आगे नोट कर देना। तो जीएस वालों को तो केवल साइट्स इंपॉर्टेंट है और जो ऑप्शनल वाले हैं वहाँ से क्या मिला है वो कर लेना, क्योंकि वो आपके 50 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोग को बाय बाय।